Hello students, welcome to my YouTube channel Light Up Knowledge and welcome to today's video। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 1 इसका जो था वो हमने इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया था विद द पर्सपेक्टिव ऑफ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ give a thumbs up. So now without any further ado or delay, let's get started with the video। तो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था। हमने लास्ट वीडियो में कहाँ तक पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू फ्रेंच प्रैक्टिस जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो चेयरमैन है या प्रेसिडेंट हैं वो चुने जाते हैं। तो उसी तरीके से टेम्प्रेरी चेयरमैन डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को बना दिया जाता है। बट फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस होते हैं और राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट। फिर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे किसे चुना जाता है, एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्यों बनी थी? ऑफ कोर्स टू फ्रेम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसकी जो फर्स्ट मीटिंग होती है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। तो उसके 4 ही दिन बाद यानी कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू मूव करते हैं असेंबली में हिस्टोरिक रेजोल्यूशन जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है हम उसके पॉइंट्स डिटेल में डिस्कस करेंगे। दीज वर द नेहरूज विजन टूवर्ड्स इंडिया। वो इंडिया को कैसा चाहते थे, उनका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कैसे पर्सपेक्टिव था, जैसे उसके जो फंडामेंटल्स क्या होने चाहिए और उसकी फिलॉसफीज क्या होनी चाहिए। Let us talk about Nehru's vision according to the objective resolution of 13 December। देखिए तो इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब इंडियन यूनियन में कोई भी डिविजन्स नहीं होंगे। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, ऑल द स्टेट्स विच वर अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया एज वेल एज जो प्रिंसली स्टेट जो विलिंगली इंडिया का पार्ट होना चाहते हैं। सेकेंड पॉइंट ये था कि इंडिया विल बी एन इंडिपेंडेंट सोवरन रिपब्लिक। सोवरन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा स्टेट जिसकी जो सुप्रीम अथॉरिटी है उसकी जो एरिया है उसके अंदर ही आती है अकॉर्डिंग टू द डिफाइंड टेरिटोरियल एरिया, तो उसको हम सोवरन स्टेट कह सकते हैं। और रिपब्लिक का मतलब होता है कि इंडिया का एक इलेक्टेड हेड होगा यानी कि प्रेसिडेंट। नंबर 3, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करेगा सोशल राइट्स, इकोनॉमिकल राइट्स और पॉलिटिकल जस्टिस सारे सिटीजन्स को इक्वली, कि वो हर वो तरीके से सोशलाइज कर पाएंगे, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर पाएंगे और हर इंसान को हर तरीके की इनकम अर्न करने का राइट है और पॉलिटिकल जस्टिस। नंबर 4 है इंडियन सिटीज़न एक्सपेक्ट कर सकते हैं इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी। हर उस दूसरे इंसान को गवर्नमेंट जॉब्स की या किसी भी जॉब की इतनी ही इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी जितनी कोई और दूसरे सिटीजन को मिलेगी। नंबर 5, इंडियन सिटीजन्स शैल हैव फ्रीडम ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, फेथ इन वर्शिप एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड करेगा माइनॉरिटी और बैकवर्ड क्लासेस की इंटरेस्ट्स को। देखा था कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया था और अब 22 जनवरी यानी कि अगले ही साल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हो जाता है और सब अग्री कर जाते हैं नेहरू के विजन ऑफ इंडिया से। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स भी जो प्रिंसली स्टेट से आते थे वो धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ज्वाइन करने लग गए थे। और इसी समय क्या होता है ना, ब्रिटेन में भी इलेक्शंस होते हैं जहाँ प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली अनाउंस करते हैं 20 फरवरी 1947 को। कहाँ पर अनाउंस करते हैं? हाउस ऑफ कॉमन्स में, कि जो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इंडिया को लीव कर देगी, विल क्विट इंडिया, और उस टाइम क्विट करेगी जहाँ पर वो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हैंड ओवर कर देगी इंडिया को। और उन्होंने एक डेट दे दी थी जून 3, 1948। तो यानी कि रफली हमें डेट मिल जाती है। इसी समय वॉइस रॉय चेंज हो जाते हैं 21 फरवरी 1947 को। पहले जो वॉइस रॉय होते हैं वो लॉर्ड वेवल होते हैं और अभी जो वॉइस रॉय होते हैं वो होते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन के वॉइसरॉय बनने के बाद वो एक प्लान इंट्रोड्यूस करते हैं या प्रपोज करते हैं, और वो क्योंकि उस प्लान को 3 जून 1947 को प्रपोज करते हैं इसलिए उस प्लान का नाम माउंटबेटन और 3 जून प्लान पड़ जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट माउंटबेटन प्लान इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन होता है। ठीक है, उसके बाद जुलाई 1947 इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट आता है और इस एक्ट के तहत जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है एक सोवरन बॉडी बन जाती है, यानी कि अब वो जैसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहे वैसा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करती है। सो इंडिया इंडिपेंडेंट और पार्टीशन
लगभग सेम टाइम होता है। और पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्ट्रेंथ थी, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था, 389 थी, बट अब वो स्ट्रेंथ रिड्यूस हो के कितनी हो जाती है, 299। एंड व्हाट वाज द रीज़न फॉर दैट? द रीज़न वाज दैट नाउ द मेंबर्स ऑफ द मुस्लिम लीग went to Pakistan, and therefore because of this reason हमारे पास 299 मेंबर्स बचते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और अब वो चाहे जैसा कॉन्स्टिट्यूशन वैसा फ्रेम कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज़ ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टास्क, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी थी तब दो था, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना, ठीक है, और उसको फ्रेम करने के लिए जो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस हैं उसके लिए जीवी मालवंकर को इलेक्ट किया गया था। और 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बन के हमारे पास रेडी हो गया था। सो ऑन 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रेडी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ और टास्क जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करती है, जैसे कि इंडियन फ्लैग कब अडॉप्ट किया था 22 जुलाई 1947, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग जनवरी 24 1950 को अडॉप्ट किया, और राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑन जनवरी 24 1950। और कुछ हम फैक्ट्स देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला फैक्ट है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने 60 कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन देखा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले। और कितना टाइम लिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए? वो था 2 years 11 months and 18 days। एंड जो टोटल एक्सपेंडिचर आया था वो था 60 लाख इन इंडियन रुपीज़। सो ये कुछ फैक्ट्स थे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, और उसका पार्ट 3 वीडियो भी आएगा। ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 मिस कर दिया है तो यू कैन सी यूजिंग द लिंक दैट इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैव अ नाइस डे। लव यू ऑल।